बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एएचएन का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, दैट इज़ फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बैलेंस। इस पे हम ऑलरेडी वीडियोस रिकॉर्ड कर चुके हैं, लेकिन ये फ्रेश पीपीटी है तो इसको हम डिस्कस करेंगे इसमें, और जो भी चीज़ें होंगी वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जैसे कि नाम से पता चलता है कि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स और एसिड बेस जो होते हैं, एसिड बेस पे तो हम बाद में आते हैं, पहले फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स को समझते हैं। फ्लूइड जो है हर उस चीज़ को कहते हैं जो लिक्विड टाइप हो, ठीक है, जो जिसमें बहाव हो, जैसे कि खून है, पानी है, या कोई भी लिक्विड जो कि बॉडी के अंदर मौजूद होता है, उसको हम फ्लूइड कहते हैं। अगर ये फ्लूइड अपने नॉर्मल लेवल से कम होता है या ज़्यादा होता है तो इसकी वजह से बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के मसले आते हैं, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो एडिमा हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर ये कम हो जाए तो डिहाइड्रेशन में बंदा जा सकता है। तो इसके मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ायदे होते हैं। अब अगर ये अपने नॉर्मल वैल्यू से कम होगा या ज़्यादा होगा तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के मसले बॉडी में पैदा हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रोलाइट्स जो है मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल, जैसे पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम, ठीक है, और जितनी भी चीज़ें हैं इनका भाई बॉडी में बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। मसल कंट्रैक्शन और यूरिन आउटपुट और हार्ट कंट्रैक्शन, बहुत सारी चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से होती हैं। बाज़ दफ़ा जो है ज़्यादा गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, और ज़्यादा पसीना निकलने की वजह से जो है वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाता है, ठीक है। फिर बंदे जो है वो अक्सर किसी को हीट स्ट्रोक हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं, ठीक है, किसी को जो है शॉक हो जाता है, बहुत सारे मसले आते हैं इसकी वजह से। अच्छा, कभी कभी जो है एसिड बेस बैलेंस की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, जब ये इम्बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो इसकी वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है, और अगर कम हो गया तो बेसिक की तरफ जो है वो बॉडी का सिचुएशन चला जाता है, तो फिर ये मुख्तलिफ़ किस्म के मसले इस वजह से पैदा होते हैं। तो इसलिए हमने इन सारी चीज़ों को एक बैलेंस में रखना होता है, और बॉडी जो है वो इन चीज़ों को अपने एक बिटवीन द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल के जो लाइन है, ठीक है, उसमें रखने की कोशिश करती है, और उसका जो अमाउंट है वो बिल्कुल मतलब प्रॉपर हो। जो ज़्यादा लिक्विड है वो बाहर निकलेगा, अगर कम है तो बंदे को प्यास लगेगी और वो पानी पिएगा, या अगर कोई मरीज़ है तो उसको वो एनएस ड्रिप्स वगैरह लगाते हैं, ठीक है, नॉर्मल सलाइन, और जो मतलब रिंगर लैक्टेट वगैरह होते हैं, तो इससे पानी की कमी पूरी हो जाती है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि होम्योस्टेसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ दिस बैलेंस इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। मतलब होम्योस्टेसिस का हमें पता है कि बॉडी अपने सिचुएशन, जो बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे टेम्परेचर है, फ्लूइड है, ठीक है, या जितनी भी एक्सक्रीटरी चीज़ें होती हैं, तो उसको एक नॉर्मल सिचुएशन, एक नॉर्मल लिमिट में रखती हैं, ताकि बाहर के एनवायरनमेंट में भले चेंजेस आएंगे, जैसे बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होंगी, ठीक है, लेकिन आपके बॉडी का टेम्परेचर जितना है उतना ही रहेगा, या बॉडी का जो है वो बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहेगा, ठीक है। ये जो बॉडी कोशिश करती है कि अपने अपने नॉर्मल सिचुएशन को कायम रखे, इस प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। अच्छा, इस चीज़ों को मतलब कंट्रोल में रखने के लिए और बॉडी के नॉर्मल फंक्शन करने के लिए, ठीक है, बॉडी के हर जगह पे जितना फ्लूइड, मतलब जितना कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट का मतलब होता है जो भी हिस्सा है, ठीक है, तो जिस हिस्से में जितना लिक्विड और पानी या फिर जितना फ्लूइड होना चाहिए, ठीक है, वो हो तो बॉडी जो है वो नॉर्मल फंक्शन करेगी। लेकिन ये जो फ्लूइड होता है, जैसे कि लगा बॉडी फ्लूइड्स आर नॉट स्टैटिक, मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे रुके हुए हैं, ठीक है, ये जो है एक जगह से दूसरी जगह कंपार्टमेंट टू कंपार्टमेंट मूव करते हैं, ठीक है। फिर ये हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे मूव करते हैं और क्या क्या होता है। अच्छा, फ्लूइड कंपार्टमेंट जो है, मतलब बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जगहों में जैसे कि सेल्स में हो सकता है, ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, ठीक है, टिश्यू स्पेस, जो टिश्यू के दरमियान जो इंटरस्टिशियल स्पेस हम उसको कहते हैं, जो दो टिश्यूज़ के दरमियान जो स्पेस होता है, ठीक है, उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, और उसके अंदर जो लिक्विड होगा फिर हम उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहेंगे, ठीक है। अच्छा जी। इसके अलावा फ्लूइड कंपार्टमेंट जो है वो टू टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड होता है,
ठीक है। एक को हम कहते हैं आईसीएफ इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, मतलब जो सेल के अंदर है, ठीक है, और ज़्यादातर जो फ्लूइड होता है वो आईसीएफ होता है। और दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर जो है वो सेल्स के बाहर होता है, जैसे कि ब्लड वेसल के अंदर जो फ्लूइड है, या टिश्यूज़ और सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है, ठीक है, या इनके इर्द गिर्द। या ट्रांससेलुलर वो होता है जो किसी अर्गन के इर्द गिर्द, जैसे कि प्लूरल फ्लूइड होता है जो कि लंग्स के इर्द गिर्द जो फ्लूइड होता है, या फिर हार्ट के जो मेम्ब्रेन होते हैं उसमें जो है फ्लूइड होता है, स्वेट ग्लैंड्स या फिर डाइजेस्टिव सिक्रीशंस या टीयर्स, ठीक है, ये सारे जो है ट्रांस सेलुलर फ्लूइड कहलाते हैं। तो दो किस्म के हैं, आईसीएफ और ईसीएफ। आईसीएफ मींस इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है, जो सेल्स के अंदर है, और एक्स्ट्रा सेलुलर जो सेल्स के बाहर होता है, ठीक है, मतलब ब्लड वेसल्स में, या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है, या फिर टीयर्स, या फिर इसी तरीके से जो मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लूइड जो ऑर्गन्स के दरमियान होते हैं या जॉइंट्स के दरमियान होते हैं, ठीक है, वो टाइप्स ऑफ फ्लूइड यानी ईसीएफ में आता है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज थर्ड स्पेसिंग। थर्ड स्पेसिंग का मतलब क्या होता है? एकमुलेशन एंड सिक्वेस्ट्रेशन। इसका मतलब होता है कि जो मतलब ऑर्गन्स के अंदर जो फ्लूइड है, जैसे कि प्लूरल फ्लूइड या पेरिकार्डियल है, ठीक है, या पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड वगैरह होता है, वो जब अपनी जगह से निकल जाता है और किसी दूसरी जगह पे चला जाता है, ठीक है, जहाँ पे उसको नहीं होना चाहिए। ये किस वजह से होता है? किसी बीमारी की वजह से, या किसी मतलब इंजरी की वजह से हो सकता है, ठीक है, और वो फ्लूइड जाके किसी अदर जगह पे स्टोर हो, इसको हम थर्ड स्पेसिंग कहते हैं। इसकी वजह से वॉल्यूम लॉस होता है, मतलब जो वॉल्यूम जहाँ पे पहले था वो लॉस हो जाएगा, और जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन जिसकी वजह से होता था, जैसे कि प्लूरल फ्लूइड होता है जो कि लंग्स के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है, अगर वो वहाँ से निकल जाए और बाहर आ जाए, ठीक है, तो फिर वो उसका जो काम था वो नहीं कर पाएगा, और इसी तरह जो है वो मतलब मसला ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इंट्रावास्कुलर लॉस कॉज्ड बाय थर्ड स्पेसिंग इज़ डिफ़िकल्ट टू असेस, ठीक है, और इसका हमें आसानी से पता भी नहीं चलता, मतलब डिफ़िकल्ट टू असेस होता है कि ये थर्ड स्पेसिंग में ये जा रहा है फ्लूइड, ठीक है। फिर जब ये मतलब नॉर्मली ऐसा तो नहीं पता चलता, जब ये ख़तरनाक स्टेज पे चला जाएगा और मरीज़ बहुत ज़्यादा एक सीवियर कंडीशन में चला जाता है, फिर बंदे को पता चलता है। नीचे आपको एग्जांपल दिए गए हैं कि कौन कौन सा फ्लूइड जो है वो बाहर जा सकता है, या किस किस फ्लूइड की यहाँ पे हम बात करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एडिमा होता है। एडिमा हमें पता है कि जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो बहुत ज़्यादा जमा होने लग जाए, ठीक है, और वो बॉडी जो है उसको बाहर मतलब निकालने में नाकाम हो, ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है, जो कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स के अंदर का जो प्रेशर होता है, जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो, मतलब वो सारी चीज़ें जाम हो जाए और बॉडी के एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो बाहर ना जाए, ठीक है, इस कंडीशन में बॉडी के अंदर वो फ्लूइड जमा होता रहेगा और बॉडी स्वेल होगी, जिसको हम क्या कहते हैं? एडीमा कहते हैं, ठीक है। लोकलाइज्ड एडीमा और जनरलाइज्ड एडीमा, इसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। लोकलाइज्ड एडीमा जो है, जैसे कि लिखा हुआ है कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, या किसी की सर्जरी हो, और उसके बाद वो जगह थोड़ी सी मतलब स्वेल हो जाती है, थोड़ा सा एडीमा वहाँ पे हो जाता है, ठीक है, किसी भी इंजरी, सर्जरी या जलने के बाद, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लोकलाइज्ड एडीमा। और ये होगा किसी एक जगह पे जहाँ पे सर्जरी हुई है, जहाँ पे वो जगह इंजरी हुई है, ठीक है, तो उसी जगह पे ये होगा, और इसको हम लोकलाइज्ड एडीमा कहते हैं। दूसरा होगा जनरलाइज्ड एडीमा। जनरलाइज्ड एडीमा जो है वो थ्रू आउट द बॉडी होता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एनएसआर का, ठीक है, मतलब थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में, ठीक है, और ये किसी बीमारी की वजह से होगा, जैसे कार्डियक आउटपुट सही नहीं है, ठीक है, मतलब हार्ट फेल है किसी का, या फिर किसी का रेनल फेलियर है, किडनीज फेल है, या लिवर का कोई मसला है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो है वो पूरी बॉडी में फ्लूइड जमा होता है, और फिर हम उसको जनरलाइज्ड फ्लूइड कहते हैं, जनरलाइज्ड एडिमा कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें जो कि आपको समझनी चाहिए, वो है सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड परमिएबिलिटी। सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो आपको पता होगा, दो चीज़ें हैं, ठीक है। सॉल्यूट हर वो चीज़ होता है जिसको हम हल करते हैं, और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें हम हल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर पानी के अंदर जो है चीनी डालते हो, ठीक है, तो चीनी जो है, जो आप हल करने जा रहे हैं, ये है आपका सॉल्यूट, और पानी जो उसमें हल कर रहे हो, ठीक है, वो है आपका सॉल्वेंट, ठीक है। इसके अलावा है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी जो है
मतलब ये हम कहते हैं कि किसी चीज़ को पास करना है या नहीं, वो चेक एंड बैलेंस जो रखता है, ठीक है। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन होता है या कोई भी मेम्ब्रेन, उसकी परमिएबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे कि वो सारी चीज़ों को अंदर यानी कि दूसरी तरफ जाने नहीं देगा, हर उस चीज़ को वो जाने देगा जिसको जाना चाहिए, और जिसको नहीं जाना चाहिए या उस चीज़ के लिए वो सही ना हो तो उसको नहीं जाने देगा। इस प्रॉपर्टी को हम परमिएबिलिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि सेल्स हैव परमिएबल मेम्ब्रेन दैट अलाउ फ्लूइड एंड सोल्यूट इनटू टू पास इनटू और आउट ऑफ द सेल, ठीक है। मतलब सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो परमिएबल होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि सारी चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं वो उसकी वजह से सेल के अंदर और बाहर जा सकती है, ठीक है। अच्छा, ब्लड वेसल जो होते हैं उनका जो मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमिएबल होता है, ठीक है। और उससे भी जो है वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन और वो सारी चीज़ें, क्योंकि वो हार्ट से ब्लड वेसल्स में आ रही होती हैं, ठीक है, तो वो भी उसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से जो है वो बाहर जा सकती हैं, ताकि जो सेल्स है उनको न्यूट्रिशन मिले, ठीक है, और उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो। इसके अलावा जो जो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड होता है कि सेल्स से अंदर जाना, सेल्स के बाहर जाना, ब्लड वेसल्स में आना, ब्लड वेसल्स के बाहर जाना, ठीक है। फिर इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम कुछ फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम स्टार्लिंग फोर्सेस कहते हैं। स्टार्लिंग फोर्सेस क्या होता है, जिसकी वजह से फोर्सेस जो है, मतलब फ्लूइड जो है वो सेल से जो है वो टिश्यूज में आता है, टिश्यू से सेल में आता है। कभी कभी ये सेल मेम्ब्रेन से या सेल से जो है वो ब्लड वेसल्स में जाता है, कभी ब्लड वेसल से सेल में जाता है। ये जो पूरा मूवमेंट इधर उधर होता है, इन सब को मिला के हम स्टार्लिंग फोर्सेस कहते हैं। अच्छा, स्टार्लिंग फोर्सेस में जो सबसे पहला फोर्स है दैट इज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये नाम से ही आप याद रखेंगे, ठीक है। कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक का मतलब होगा कि जब फ्लूइड कैपिलरी से बाहर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाएगा, ठीक है। मतलब जो सेल्स के आसपास जो कैपिलरीज होते हैं, ठीक है, तो कैपिलरी से जब फ्लूइड अंदर से यानी कि सेल्स में बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, मतलब कैपिलरी से सेल्स में जब फ्लूइड आएगा तो इसको हम कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा है कैपिलरी कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम प्लाज्मा, ये लिखा हुआ है कि प्लाज्मा प्रोटीन या फिर जो फ्लूइड वगैरह होते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, इसके उल्टा होंगे कि ये मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस से कैपिलरीज में जाएगा। तो ये दो फोर्सेस एक दूसरे के उल्टा है, ठीक है, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और कैपिलरी कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। तीसरा है इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसमें क्या है, फ्लूइड मूवमेंट फ्रॉम इंटरस्टिशियल पेसेस टू कैपिलरीज, ठीक है, वही बात। और टिश्यू कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर टेंड टू मूव फ्लूइड फ्रॉम कैपिलरीज टू इंटरस्टिशियल स्पेसेस, वही बात दोबारा से आ गई है। अच्छा जी, अब बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, जो कि ओवरऑल द चैप्टर हम यूज़ करेंगे, जैसे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वगैरह, ठीक है। डिफ्यूजन हमें पता है, और ये नॉर्मली चीज़ें होती हैं कि चीज़ें हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ आती हैं। अब डिफ्यूजन में जो है वो पार्टिकल जो होंगे, मतलब कोई भी लिक्विड या कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। डिफ्यूजन में हम किसी ख़ास लिक्विड की या किसी ख़ास पार्टिकल की बात नहीं करते, उसमें हम ओवरऑल लेते हैं कि जब कोई भी पार्टिकल या कोई भी लिक्विड हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आता है, जिसको हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब यही होता है कि हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे ऊपर आप टैंकी भरते हो और वो पानी नीचे की तरफ आता है, ठीक है, तो इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। दूसरा है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में हम फिर सिंपली एक ही लिक्विड को जो है वो प्रॉपरली देखते हैं, और वो होता है वाटर, ठीक है, कि जब वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आता है तो फिर हम उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। लेकिन ये जो है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये चीज़ें होती हैं। नंबर थर्ड इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन दोनों का उल्टा है कि जब चीज़ें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, मतलब नीचे से पानी आप ऊपर की तरफ लेके जाते हो, ठीक है, लेकिन उसमें आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है, मतलब इसमें चीज़ें अपोजिट द कंसंट्रेशन जाती है, ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, लेकिन इसमें आपको एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, और पेपर के हवाले से भी ये पूछा जा सकता है। अच्छा,
यहाँ पे आपको ओस्मोसिस बताया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओस्मोसिस में हम मेनली वाटर को जो है वो देखते हैं, ठीक है। वाटर के अंदर जो भी सब्सटेंसेस है, फॉर एग्जांपल आप दो कंपार्टमेंट्स में वाटर लेते हो, ठीक है। एक में सॉल्यूट कम है और दूसरे में सॉल्यूट ज़्यादा है, ठीक है। सॉल्यूट का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि क्या चीज़ है। अब जब ये चीज़ें मतलब जो जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है और जहाँ पे कम है, तो सॉल्यूट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आएगा और तब तक ये काम जारी रहेगा जब तक वो दोनों प्रॉपर इक्वल ना हो जाए, ठीक है। इस प्रोसेस को हम ओस्मोसिस कहते हैं। दूसरा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में मैंने आपको बता दिया कि इसमें मतलब सॉल्यूट जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आता है, लेकिन इसमें हम मेनली वाटर या इन चीज़ों को फोकस नहीं करते। ये कोई भी लिक्विड हो सकता है, ठीक है। और इसमें रैंडम मूवमेंट होता है कि मतलब आइंस जो है वो किसी भी पार्ट में जा सकते हैं, जहाँ पे कंसंट्रेशन लो हो तो वहाँ आएंगे और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे, ठीक है। जैसे कि लिखा है एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन और द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द पल्मोनरी कैपिलरीज एंड अल्वेलाई, ठीक है। मतलब जो अल्वेलाई में गैसेस एक्सचेंज होता है कि जब हम इनहेल करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है और कैपिलरीज के अंदर वो लो होता है, ठीक है। तो वो अल्वेलाई से कैपिलरीज के अंदर जाता है। इसी दौरान उसी टाइम जो है वो कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो वो कैपिलरी से अल्वेलाई में आता है, तो इसी तरीके से एक्सचेंज होता है। इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का, ठीक है। ऊपर आप देखेंगे कि एक में जो है वो लिक्विड ज़्यादा है और एक में कम है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में जो है वो इक्वल होंगे और इसी तरीके से जो है वो डिफ्यूजन कहलाएगा। दूसरे में आप देखेंगे नीचे की तरफ, तो इसमें एक में सॉल्यूट ज़्यादा है और एक में कम है, और जब आप आगे जाते हैं तो दोनों में सॉल्यूट एक जैसे हो जाते हैं। इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन हमें पता है कि किसी चीज़ को साफ़ करने का नाम होता है, ठीक है। और फिल्ट्रेशन में हमें पता है कि जो भी एक्स्ट्रा सॉल्यूट या सॉल्वेंट है वो लिक्विड मतलब जो ब्लड वेसल्स है या जो भी चीज़ें हैं वहाँ से बाहर निकलेंगी थ्रू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो मैंने आपको बताया कि कैपिलरी से सेल्स में आएंगी, ठीक है। अच्छा, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स अकर फ्रॉम इन एरिया ऑफ हाई, वही तो मैंने आपको बता दिया कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बता दिया है, ये इन सब का उल्टा होगा कि जब चीज़ें लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाती है तो इसके लिए एक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है और उस ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है। और ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन होता है। अच्छा जी, इसके अलावा ऑस्मोलरिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और ये सारी चीज़ें हैं। ऑस्मोलरिटी का मतलब होता है द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस्ड इज द टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर लीटर, ठीक है। जैसे कि आप किसी सॉल्यूट मतलब कोई सॉल्यूट जो है वो किसी सॉल्वेंट के अंदर डालते हो, ठीक है। तो उस सॉल्वेंट के अंदर उस सॉल्यूट का तादाद कितना है, ठीक है। मतलब कितने मकदार में आपने उसको डाल दिया है। जैसे कि आप चीनी के अंदर सॉरी पानी के अंदर अगर आप चीनी डालते हो 200 ग्राम, ठीक है। तो उस लिक्विड की ऑस्मोलरिटी क्या होगी, 200 ग्राम होगी, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो कोई भी यूरिन, जैसे कि आपको बताया है वाटर ऑस्मोलरिटी, यूरिन ऑस्मोलरिटी, सीरम ऑस्मोलरिटी, ये आपको उन्हीं चीज़ों का जो है वो तादाद बताई गई है कि कितनी तादाद इसके अंदर मौजूद है। दूसरा है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक लिक्विड का वजन होता है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे कि यूरिन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1.005 से लेके 1.030 होता है। मतलब जब आप यूरिन का टेस्ट करते हो किसी का तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी ही आती है। अब अगर इसकी ग्रेविटी यानी उसकी जो डेंसिटी है, ठीक है, वो इससे बढ़ेगी और वो कुछ 1 पॉइंट आप कह लें कि 0.050 तक आता है, मतलब उससे काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। तो इसका मतलब होता है कि यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ चुकी है। अब इसका मतलब क्या है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ने की वजह से यानी जब ये बढ़ती है तो इसका मतलब ये होता है कि यूरिन में और भी चीज़ें निकलती है जिसकी वजह से यूरिन की डेंसिटी यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा हो गई है। मतलब यूरिन में जो है इंपॉर्टेंट जैसे प्रोटीन्स, ब्लड, हार्मोन्स, आइंस, ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा निकलती है जिसकी वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ गई है, ठीक है। इसी तरह जब किसी भी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ती है तो मतलब उसके नॉर्मल रेंज से कई ज़्यादा चीज़ें उसमें आ रही होती है, ठीक है।
आपको कुछ जो है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बताई गई है, जैसे कि वाटर है तो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1, ठीक है। लेकिन जब आप वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी अदर सिचुएशन में चेक करते हो और वो 1.5 आ जाए, तो इसका मतलब होगा कि वाटर के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो डिज़ोल्व है, प्योर वाटर नहीं है ये, कुछ और भी चीज़ें हैं, इसीलिए जो है वो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ गई है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे टोनिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि टोनिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन क्या है। मेनली जब हम मेडिकल फील्ड में आते हैं तो हम मरीज़ को मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रिप्स लगाते हैं, जैसे कि NS है, डेक्सट्रोज है, RL है, ठीक है, D5W होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम किस मरीज़ को कौन सा ड्रिप लगाएंगे ये हमें कैसे पता चलेगा, ये तो सबसे पहले हम उसके सिचुएशन को देखेंगे, और फिर हमने ये देखना होता है कि ड्रिप में क्या क्या चीज़ें हैं, ड्रिप को हम कैसे पहचानेंगे कि ये मरीज़ के लिए ये सही है और ये इसके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो वो इसी में हम देखेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ड्रिप्स के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं आइसोटोनिक, एक को हम कहते हैं हाइपरटोनिक, एक को हम कहते हैं हाइपोटोनिक, ठीक है। आइसोटोनिक जो है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन सेम होता है, मतलब जितना उसके अंदर सॉल्यूट है उतना ही उसके अंदर जो है वो सॉल्वेंट होता है, ठीक है। मतलब बिल्कुल सेम है, वो ना ज़्यादा गाढ़ा है ना बिल्कुल पतला है, बिल्कुल नॉर्मल होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है फ्लूइड ऑस्मोलरिटी सिमिलर टू ब्लड, उसकी जो ऑस्मोलरिटी है मतलब उसके अंदर जितनी चीज़ें डिज़ोल्व है वो ब्लड के बिल्कुल मैच करता है, बिल्कुल सेम होता है, तो उसमें कोई मसला नहीं आता, ठीक है। ये आप किस मरीज़ को देते हैं, जिसका जो है जैसे कि नीचे लिखा हुआ है यूजेस, मतलब कब कब यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम अगर किसी का जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है, मतलब अंदर जो है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, या किसी का ब्लड लॉस हो रहा है, या किसी को सर्जरी होने वाली है, ठीक है, या किसी का फ्लूइड लॉस हो रहा है, फ्लूइड बहुत ज़्यादा जा रहा है, या जो है क्लाइंट विद NPO नथिंग पर ओरल, वो क्लाइंट्स या वो मरीज़ जो मुंह से कुछ नहीं खा सकते, ठीक है, और उसके लिए हम फ्लूइड को मेंटेन रखने के लिए हम ये वाले ड्रिप्स देते हैं। इसके अलावा आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, या किसी की बॉडी में पानी की कमी आ रही होती है, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो रहा होता है, तो उस उन मरीज़ों के में हम जो है वो ये आइसोटोनिक फ्लूइड देते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से ड्रिप आते हैं, वो होते हैं नॉर्मल सलाइन 0.9%, ठीक है, NaCl वगैरह जो है ये एक ड्रिप होता है। दूसरा है लैक्टेट रिंगर, या RL जिसको हम कहते हैं रिंगर लैक्टेट, ठीक है, और D5W जो है डेक्सट्रोज 5% वाटर या इस तरह का कुछ होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, ये ऐसे मरीज़ों को देते हैं जिनमें ब्लड या फिर पानी की कमी हो, डिहाइड्रेशन में हो, ठीक है, और हमने उसकी पानी को जो है वो मेंटेन रखना होता है, तो हम आइसोटोनिक फ्लूइड देते हैं। दूसरा होता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक जैसे नाम से पता चलता है जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब ऑस्मोलरिटी जो है यानी उसके अंदर जो हल की हुई चीज़ें हैं वो लिक्विड से ज़्यादा हो, मतलब वो जो जैसे आप शरबत बनाते हो और उसके अंदर बहुत ज़्यादा आप चीनी डालते हो, ठीक है, तो वो गाढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल गाढ़ा सा। तो इसी तरीके से ये जो ड्रिप होता है इसमें मतलब जो सॉल्यूट्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और इसमें मूव फ्लूइड आउट ऑफ सेल इंटरस्टिशियल स्पेसेस एंड टू ब्लड वेसल्स, और ये इन्हीं जगहों पे जो है वो मतलब ये घूमता रहता है और इन सब की ज़रूरियात पूरी, क्योंकि इसमें सॉल्यूट ज़्यादा होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए हम मरीज़ों को ये देते हैं ताकि उनकी बॉडी की जितनी भी ज़रूरियात है वो हम दे सकें। जैसे 1.5% है, 3% है, या 5% NaCl वगैरह आते हैं, ठीक है, जिसमें नमक या नमकियात ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा D5NS वगैरह आता है, डेक्सट्रोज RL आता है, ठीक है, और D10W, ये कुछ ड्रिप्स है जो कि इस सिचुएशन में मतलब हाइपरटोनिक होते हैं, ठीक है। हाइपरटोनिक का मतलब ये होता है कि जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होते हैं, और ये आप उन मरीज़ों को देंगे जिनकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड या वाटर लॉस होने की वजह से सॉल्यूट की कंसंट्रेशन भी कम हो, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी भी बहुत ज़्यादा हो गई हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए हम क्या देंगे, हाइपरटोनिक देंगे, ठीक है। दूसरा होता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब होता है कि जिसमें
मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा है और सोल्यूट कम है, लो ऑस्मोलरिटी है, ठीक है। और मूव फ्लूइड आउट ऑफ ब्लड वेसल्स इनटू सेल्स एंड इंटरस्टिशियल स्पेसेस। अच्छा, इसमें कौन कौन से आते हैं? 0.45% सोडियम क्लोराइड NaCl जिसको हम कहते हैं, हाफ 1/2 नॉर्मल सलाइन 0.33% और ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें हम यूजेस वही होता है कि जब डिहाइड्रेशन है या हाइपरनेट्रीमिया है, जब बॉडी के अंदर जो है वो मतलब ऑलरेडी क्या कहते हैं, सलूट ज़्यादा है और पानी की कमी है। इस चीज़ को याद रखें कि जब बॉडी के अंदर पानी की कमी हो और सलूट ज़्यादा हो तो हमें सलूट की ज़रूरत नहीं है, हमें पानी की ज़रूरत है। तो फिर उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हाइपोटोनिक देंगे, क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा होता है, सलूट कम होता है। तो पानी ज़्यादा देंगे तो उसकी पानी की ज़रूरत पूरी होगी और मरीज़ जो है वो अपने नॉर्मल फ्लूइड कंसंट्रेशन पे आ जाएगा। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स के मतलब बॉडी के अंदर कितना कितना फ्लूइड होता है और किसके बॉडी में कितना होता है, मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि एडल्ट बॉडी जो है मतलब एक नॉर्मल बंदा जो होता है, ठीक है, जो एक एडल्ट होता है उसके बॉडी में तकरीबन 60% वेट जो है वो फ्लूइड का होता है, ठीक है। मतलब एक अगर एक बंदे का वज़न जो है वो 100 kg है तो 60 किलो वज़न उसमें फ्लूइड का होगा, यानी लिक्विड पानी, खून और इन सारी चीज़ों का होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो फ्लूइड है ये एज पे, जेंडर पे और बॉडी फैट्स पे डिपेंड करता है कि एज क्या है, किसी का जेंडर क्या है या बॉडी फैट्स कितने हैं, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों को देख के फ्लूइड का जो लेवल है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि लिखा हुआ है द यंगर पीपल हैव अ हायर परसेंटेज ऑफ बॉडी फ्लूइड देन ओल्डर, के जवान लोगों में बूढ़े लोगों से ज़्यादा उनके बॉडी में बॉडी फ्लूइड होता है और मेन में जो है वो फीमेल से ज़्यादा, मतलब मेन वुमेन में कम होता है, मेन में ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो ओबीज लोग होते हैं मतलब जो मोटे होते हैं, ठीक है, उनमें फ्लूइड की कंसंट्रेशन कम होती है बमुकाबला पतले लोगों के, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पे डिफरेंट करती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो न्यू बॉर्न होता है, ठीक है, जो अभी अभी बच्चा पैदा होता है उसके बॉडी में 80% वाटर यानी 80% फ्लूइड होता है, ठीक है। एक एडल्ट मेल जो होता है उसके बॉडी में 60% और एक एडल्ट फीमेल के बॉडी में 50%, ठीक है। ये चीज़ आपको पेपर के हवाले से याद रखनी है। अच्छा जी, इसमें भी आपको वही बताया गया है कि वाटर जो है 45 to 75% टोटल बॉडी का वेट जो है वो रखता है, ठीक है। इसके अलावा तकरीबन 2 से 3 हिस्सा पानी जो है वो बॉडी के अंदर इंट्रा सेलुलर होता है और 1 या 2 हिस्सा जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, ठीक है। 1/3 ऑफ एक 3 में से 1 हिस्सा जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। 1/4 ऑफ दिस फ्लूइड इज इंट्रावास्कुलर, इसमें से फिर एक हिस्सा ब्लड यानी इंट्रावास्कुलर ब्लड और लिम्फ नोड वगैरह में होता है और कुछ हिस्सा जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो परसेंटेज है वो आपको याद हो तो काफ़ी है। ये आपको वही दोबारा से बताया गया है 1/3 2/3, ठीक है। और ये आपको उस हिसाब से जो है वो फ्लूइड कंसंट्रेशन बताई गई है। अच्छा जी, अब हम आते हैं बॉडी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पे कि बॉडी में पानी कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, कैसे कैसे। जैसे कि बोन्स है तो तकरीबन एक हिस्सा यानी 1/3 हिस्सा जो हम कहते हैं 1/3 जो है वो बोन में पानी होता है, उनसे बनते हैं। मसल और ब्रेन तकरीबन 70% पानी वहाँ होता है जो कि बहुत ज़्यादा है मसल्स और ब्रेन में। बॉडी के फैट्स जो होते हैं मतलब जो चर्बी वाले एरिया होते हैं जैसे पेट के अंदर होता है, ठीक है, और मसल्स के इर्द गिर्द थोड़ा बहुत होता है, स्किन के नीचे होता है, तो ये वाटर फ्री होता है, यहाँ पे कोई पानी नहीं होता। द रेशो ऑफ वाटर टू बॉडी वेट इज ग्रेटर इन लीनर पीपल देन इन ओबीज पीपल। वही बात कि जो लोग बिल्कुल लीनर होते हैं, जो दुबले पतले से होते हैं या जो मतलब जिनका बॉडी का वेट जो है वो नॉर्मल होता है, ठीक है, तो उनके बॉडी में ज़्यादा पानी होता है बमुकाबला ये मोटे लोगों के, ठीक है। अब पानी का काम क्या होता है या फ्लूइड का काम क्या होता है ये तो हमें पता है कि एक तो ये एज अ सॉल्वेंट काम करते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वो डिज़ोल्व होते हैं और इसकी वजह से जो है वो अपने अपनी जगह तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है कि ऑक्सीजन को और मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट्स को ब्लड सेल से दूसरे से यानी कि ब्लड से दूसरी जगहों तक पहुंचाना, ये जो है वो वाटर का काम होता है। इसके अलावा जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी गंद वगैरह होता
है, ठीक है, उसको बॉडी से रिमूव करना, और फिर जो है वो जो भी चीज़ें ब्लड में मतलब एक्स्ट्रा है जो कि एक्सक्रीशन के लिए ज़रूरी है, ठीक है, वो बाहर निकालना, यानी कि यूरिन वगैरह बनाना, ये वाटर का काम है। अच्छा जी, इसके अलावा बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स बनाना और बॉडी के सेल्स का फंक्शन करवाना, ये जो है वो इसका काम होता है, ठीक है, वाटर का काम होता है। और बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है। इसके अलावा जो लुब्रिकेंट्स होता है, मतलब जो एज अ ऑयल काम करता है या लुब्रिकेंट काम करते हैं, कि जॉइंट्स को रगड़ से बचाता है ताकि वो मतलब वो लुब्रिकेट रहें, ठीक है। इसके अलावा कुशन बॉडी अर्गन, वही बात के जो बॉडी के अर्गन्स है, ठीक है, उनको ऐसा जैसे ऑयल होते हैं, ठीक है, ऑयल जैसे आप इंजन में ऑयल डालते हैं, तो इसी तरह ऑयल का काम करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज़ रूट ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, के बॉडी में पानी किस तरह आता है और किस तरह निकलता है, ठीक है, उसके रास्ते क्या क्या है वो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें है किडनीज। किडनीज जो है हमें पता है कि ये क्या करती हैं, यूरिन प्रिपेयर करती हैं, और तकरीबन एक एडल्ट बंदा जो होता है उसकी बॉडी में 1 से 2 लीटर यूरिन डेली बनता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो रूल है या इसका जो हिसाब हम लगाते हैं वो क्या कैसे करते हैं कि 1 ml ऑफ यूरिन पर किलोग्राम, कि अगर किसी बंदे का वेट जितना है, ठीक है, हर किलोग्राम के हिसाब से हर किलोग्राम के हिसाब से, मतलब अगर एक बंदे का वज़न 60 किलो है, ठीक है, तो उसके बॉडी में जो है 60 ml यूरिन बनेगा 1 घंटे में, ठीक है। अगर किसी का 70 किलो है तो उसके बॉडी में 70 ml यूरिन बनेगा 1 घंटे में। तो ये 1 किलोग्राम के हिसाब से 1 ml बनता है, ठीक है। इसी तरह आप 24 घंटे में हिसाब करेंगे तो फिर आप उसी 70 को या 60 को जो है 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा कुछ 2400 ml, या फिर इसी तरह 2800 ml, ठीक है, 2400 250 ml आ जाएगा। तो 2 3 लीटर्स, या फिर अगर किसी का वज़न कम है तो वो 2 लीटर्स तक बन जाएगा, ठीक है। ये होता है इसका प्रोसेस। अच्छा, दूसरा है स्किन। स्किन हमें पता है कि इनसेंसिबल वाटर लॉस करता है, मतलब हमें पता भी नहीं चलता और इससे वाटर लॉस हो रहा होता है, जैसे हमें पसीना आ रहा होता है या फिर ऐसे ही जो है वो वाटर लॉस होता है, हमें फील नहीं होता, ठीक है। स्वेटनिंग के ज़रिए जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। द चीफ सॉल्यूट इन स्वेट आर सोडियम क्लोराइड एंड पोटाशियम। जो हमारा पसीना निकलता है, ठीक है, इसमें बहुत सारे सॉल्यूट्स, मतलब बहुत सारे चीज़ें होती हैं, जैसे सोडियम है, क्लोराइड और पोटाशियम, ये सारी चीज़ें इसमें निकलती हैं, ठीक है। और हर बंदे के जो स्वेट लॉस है वो अलग अलग होता है, जैसे किसी का बिल्कुल पसीना निकलता ही नहीं है, और किसी का जो है 1000 ml पर आवर या इससे भी ज़्यादा निकल सकता है, ठीक है। उसके इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है, और उसके बॉडी के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि बॉडी के टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो रहा है तो वाटर लॉस भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एवापोरेशन जो है वो भी होता है, तकरीबन 600 ml पर डे जो है वो एवापोरेट होता है। और ये पॉइंट्स, ये जो नंबर्स है, ये आपको पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो लंग्स, लंग्स से भी जो है वाटर लॉस होता है, ठीक है। और ये हम जब सांस छोड़ते हैं वो भी इनसेंसिबल होता है, कि मतलब हमें फील नहीं होता कि वाटर लॉस हो रहा है, लेकिन होता है, ठीक है। तकरीबन 400 मिलीलीटर पर डे जो है वो हमारे एक्सहेलेशन में जो है वाटर लॉस होता है, ठीक है। ये जो है दिस लॉस इज मच ग्रेटर विद इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट और इन अ ड्राई क्लाइमेट। और ये ज़्यादा भी हो सकता है जब कोई बंदा जिसको सांस का मसला और बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहा हो, ठीक है, या फिर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश्क क्लाइमेट हो, मौसम बहुत ज़्यादा खुश्क हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में भी ये हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो जीआई ट्रैक है, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो सकता है, ठीक है। तकरीबन 100 से 200 ml पर डे जो है वो इसकी वजह से हो सकता है। Approximately 8 liter of fluid circulate through the digestive system every 24 hour, ठीक है। हर 24 घंटे में तकरीबन 8 लीटर पानी हमारे जीआई ट्रैक से पास होता रहता है, यानी सर्कुलेट होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा पानी इंटेस्टाइन में रीअब्ज़ॉर्ब होता है, और कभी-कभी जब बहुत ज़्यादा पानी एब्ज़ॉर्ब नहीं होता, ठीक है, तो वो डायरिया के सूरत में बाहर निकल जाता है। अच्छा, इसके अलावा डेली इनटेक और डेली आउटपुट की अगर हम बात करें तो वो आपको यहाँ पे बताया गया है कि इनटेक जो है, जो जैसे मतलब हम
पानी पीते हैं या ओरल लिक्विड लेते हैं, वो पानी हो, चाय हो, जो भी है, या कोई कोल्ड ड्रिंक्स हो, तो तकरीबन एक ओरल लिक्विड जो होता है मतलब वो 1300 ml होता है। पानी हम 1000 ml लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो मेटाबॉलिज्म खुद ही मतलब जो बॉडी के अंदर खुद जो पानी प्रोड्यूस हो रहा होता है वो तकरीबन 300 ml होता है, ठीक है। तो टोटल गेन जो होता है मतलब दिन में जो हम इनटेक करते हैं पानी का वो होता है कुछ 2600 ml। इसी तरह अगर हम आउटपुट की बात करें तो यूरिन में तकरीबन 1500 ml निकलता है, स्टूल में 100 ml निकलता है, ठीक है। और इनसेंसिबल कुछ ऐसे ml होते हैं, कुछ ऐसे वाटर लॉस होता है जो हमें फील नहीं होता, जो जैसे लंग्स का 400 हो गया, स्किन से 600 हो गया, तो ये भी मिला के टोटल 2600 ml बनता है। इससे ये बात जाहिर होती है कि जितना पानी हम पीते हैं या जितना पानी बॉडी में प्रोड्यूस होता है या आता है, ठीक है, इनटेक होता है, उतना ही आउटपुट भी होता है और ये होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो इसका मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा पानी स्टोर हो रहा है। अगर इनटेक 2600 है और आउटपुट जो है वो 2000 है, तो मतलब 600 ml वाटर जो है वो बॉडी के अंदर स्टोर हो रहा है एंड इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। इसकी वजह से एडिमा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है कि इनटेक जो है वो 2600 है यानी कि 2400 है और आउटपुट जो है वो ज़्यादा है, 3000 है, 3500 है, तो मतलब बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड निकल रहा है, फिर वो भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो जितना इनटेक है उतना ही आउटपुट हो तो ये अच्छी बात होगी, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि हमने बैलेंस रखना होता है, होम्योस्टेसिस रखना होता है, जैसे कि नेचुरल बैलेंस जो है नेचुरल न्यूट्रल न्यूट्रल ठीक है। न्यूट्रल जो है इनपुट और आउटपुट जो है वो दोनों इक्वल होंगे, तो मतलब बॉडी का जो बैलेंस है वो न्यूट्रल है, सही है, ठीक है, कि जितना पानी आ रहा है उतना ही निकल रहा है, तो ठीक है। पॉजिटिव क्या होगा, जो मैंने आपको बता दिया कि जब बॉडी के अंदर जो है वो पानी स्टोर हो रहा होगा उतना नहीं निकल रहा जितना आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम पॉजिटिव इनपुट कहेंगे या पॉजिटिव बैलेंस कहेंगे, जब इनपुट ज़्यादा होगा और आउटपुट कम होगा, ठीक है। दूसरा होगा नेगेटिव, और नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस वो होगा जब पानी आएगा कम और निकलता ज़्यादा हो, ठीक है, फिर हम उसको जो है वो नेगेटिव बैलेंस कहेंगे, जब आउटपुट इनपुट से ज़्यादा हो, ठीक है, तो इसको हम फिर नेगेटिव बैलेंस कहते हैं। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस होता है, मतलब कभी कभी पानी में पानी की कमी आ जाती है बॉडी में और बाहर से भी नहीं मिल रहा होता, ठीक है, तो बॉडी खुद अपने वाटर के लेवल को मेंटेन रखने के लिए बहुत सारे काम करती हैं। जैसे वाटर रिटेंशन हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने रोज़ा रखा है या वो पानी नहीं पी रहा सुबह से, ठीक है, और उसके बॉडी में जो है वो डिहाइड्रेशन हो रही है, पानी की कमी आ रही है, तो हमारा जो ब्रेन में एक सेंटर होता है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वैसे कि थर्ड सेंटर कौन सा है। हाइपोथैलेमस से हमारा भूख प्यास और ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती है, तो मतलब जब हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है तो हमें प्यास लगती है। अब अगर हमें प्यास लगे और बाहर से पानी नहीं मिल रहा हो, ठीक है, तो बॉडी में एडीएच हार्मोन रिलीज होता है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, मैंने वीडियो भी बनाई है इस पे। तो एडीएच हार्मोन रिलीज होता है और वो जो पानी मतलब किडनी में स्टोर है उसे वापस बॉडी में रीअब्जॉर्ब करता है और जो भी मतलब पानी की ज़रूरत हो वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन इन सिस्टम, ये भी किडनी के अंदर एक सिस्टम होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वगैरह होते हैं, रेनिन एंजाइम होते हैं, ये भी पानी को जो है वो बाहर जाने से मना करता है, ठीक है, और उसको रेगुलेट करता है, या फिर अगर पानी बहुत ज़्यादा है तो उसको बाहर निकालने में भी ये काम करता है। ये हम डिटेल से पढ़ चुके हैं दूसरी वीडियो में। इसके अलावा जब वाटर हमने एक्सक्रीट करना होता है, मतलब जब वाटर निकालना होता है, तो एंटी नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड मतलब जो डायरेटिक्स होते हैं, मतलब ऐसे मेडिसिन वगैरह होते हैं, ठीक है, जो वो हम देते हैं मरीज़ को तो उनकी बॉडी से पानी निकलना शुरू हो जाता है, यानी उसको बहुत ज़्यादा पेशाब आने लगता है, ठीक है, और ये बॉडी में खुद भी ये चीज़ें रिलीज़ हो रही होती है जब बहुत ज़्यादा पानी बॉडी के अंदर स्टोर हो, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस होता है। यहाँ तक ये चैप्टर का पहला पार्ट जो है वो हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड इम्बैलेंस से। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय।